गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। जगराज बेचारा तो अब यहीं का होकर रह गया था, जाता भी तो कहां। वैसे उसकी जो हालत थी उसका दिल ही जानता था। अब तो वो यही सोचकर कामता रहता था कि जादूगरनी के चक्कर में फंसकर जरूर कोई वाकया पेश आने वाला है। और उसे अंदाजा हो गया था कि कमल रानी इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है, और उसके बरअक्स वो इंतहाई खतरनाक औरत है। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो चुका था उसे कभी नहीं भूल सकता। तीनों लड़ाकों की लाशें गायब थीं और वो जिंदा लड़ाका जिसे उसने दरख्त से बांध दिया था आज तक गायब थे। उसे पता नहीं चल सका था कि वो कहाँ गए। कमल ने भी मासूमियत से कह दिया था कि शायद जिंदा आदमी उन तीनों की लाशें उठाकर कहीं चला गया है। उसने यही बताया था कि उसे इसके बारे में नहीं मालूम। ज़ाहिर है कि जगराज के उसके अलावा और कर भी क्या सकता था कि खामोश हो जाए, लेकिन उसके दिल में बड़ी दहशत थी और बाद वाकयात तो वो ये सोचता था कि खामोशी से निकल भागे, वरना ये चुड़ैल कहीं उसे भी मौत के में फंदे में ना फंसा दे। कमल की तरफ से उसे अब उसके दिल में शदीद खौफ व बहरास था। ये पुरइसरार लड़की उसे कोई खतरनाक जादूगरनी महसूस होती। अजीत पाल उदास सा कला महल पहुंच गया। कमल रानी ने उसका खैर मकदम हस्बे मामूल किया था, लेकिन अजीत पाल को उदास देखकर वो भी उदास हो गई। क्या बात है कुमार, तुम कुछ चुप से हो? उसने मुस्तरब अंदाज में पूछा। एक कठिना आन पड़ी है कमल। क्या कुमार, मुझे नहीं बताओगे? राजा प्रभुलाल की बेटी की शादी है, मेरा उसमें शरीक होना जरूरी है और मैंने राजा प्रभुलाल को वचन दिया था, तो उसका पालन करो। परेशान क्यों हो? तुमसे जुदा होना पड़ेगा। कितने दिन में वापस आ जाओगे? 10-12 दिन जरूर लग जाएंगे। राजकुमार ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? चले जाओ। तुम उदास तो नहीं हो जाओगी कमल रानी? तुम्हारा इंतजार करूंगी, वो मुस्कुराकर बोली। और मैं तो सिर्फ इसीलिए परेशान था। तो बस चिंता खत्म कर दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजा वचन देते हैं तो जरूर पूरा करते हैं, कमल ने कहा। अजीत पाल कुर्बान हो जानवानी नजरों से उसे देखता रहा। कमल के मुंह से ये बातें उसे बहुत खूबसूरत महसूस हुई थी। तब उसने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान था कमल रानी। अगर तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर लो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, हमें सारा जीवन गुजारना है और आजाओं के लिए तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अभी से अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगी तो आगे क्या होगा? कमल ने कहा और राजकुमार मुस्कुराने लगा। बड़ी होशियार हो तुम। क्यों ना हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। जगराज कहाँ है? यहीं कहीं होगा, बुलाऊं उसे? नहीं, मैं बुला लूंगा, राजकुमार ने कहा और फिर उसने नौकर को भेजकर जगराज को बुलवा लिया। जगराज की तो अब हर वक्त जान पर बनी रहती थी। हमेशा उसे किसी न किसी खतरे का एहसास सताता और उसने अपने दोस्त से गद्दारी भी की थी और गद्दारी करने के बाद उसे कुछ हासिल भी ना हुआ था। चुनाचा इस वक्त भी वो सहमा हुआ राजकुमार के सामने पहुंच गया। जगराज, तुम्हें मालूम है कि मैं चंद रोज के लिए कहीं जा रहा हूँ? कहा महाराज? प्रभुलाल की बेटी की शादी है। ओहो, मुझे मालूम है। कन्हैया सिंह ने खास तौर से मुझसे कहा था कि मैं उस शादी में जरूर शरीक हूँ, जगराज ने कहा और राजकुमार ताज्जुब से उसे देखने लगा। अच्छा, कन्हैया सिंह ने तुम्हें भी कहा था? हाँ महाराज, लेकिन आप ताज्जुब से क्यों पूछ रहे हैं? मगर जगराज, तुम्हें कैसे जाओगे? क्यों? जगराज ने पूछा। भाई, जाहिर है कि कमल रानी अकेली रहेंगी। और हो मगर महाराज, आपकी जो आज्ञा हो। मैंने कन्हैया लाल को वचन दिया था, जगराज परेशान से लहजे में बोला। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो इन दिनों से खौफजदा था और कहीं भाग जाना चाहता था। तब राजकुमार ने कमल की तरफ देखा। अब बोलो कमल, क्या बोलूं? क्या मैं जगराज से कोई खास काम लेती हूँ? जाहिर है कि मैं यहाँ रहूंगी। जगराज ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नौकर तो हैं। ठीक है जगराज, तुम भी चलो, राजकुमार ने कहा और जगराज किसी हद तक मुतमिन हो गया। लेकिन कमल उसे गहरी निगाहों से देख रही थी।
उसके अंदाज में एक अजीब सा एहसास छुपा हुआ था। वो जगराज के इस तरह जाने का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। जगराज दिल से उसकी जन्म माइल नहीं है, या अगर पहले था तो अब खौफजदा हो चुका है। लेकिन ये खौफजदा शख्स कहीं राजकुमार पर सारे भेद ना खोल दे। अभी राजकुमार से बहुत से काम लेने हैं, इसलिए जगराज का उसके साथ जाना ठीक नहीं। कहने को तो उसने कह दिया था कि उसे जगराज से कोई काम नहीं, लेकिन इस वक्त उसके दिल में यह ख्याल नहीं था कि जगराज किसी खास मकसद के तहत राजकुमार के साथ जाना चाहता है। चुनाचा वह सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसने अजीत पाल से सवाल किया, कब जा रहे हैं महाराज? बस होएगी 1-2 दिन में। ठीक है, आप तैयारियां करें, मेरी तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसने कहा। और जगराज बोल उठा, तैयारियां तो मुझे भी करनी होंगी राजकुमार जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं। जरूर जगराज, तुम भी चले जाओ, कमल बोल पड़ी। बस नौकरों को हदायत कर देना कि वो मेरी खबर ले लिया करें। रात को तुम वापस आ जाना, जगराज चाहे कल दिन भर फिर वापस चले जाना, राजकुमार अजीत पाल बोला। और जगराज ने गर्दन हिला दी। उसने महसूस किया कि 1-2 दिन की कोई बात नहीं, उसके बाद तो काफी दिनों तक जान छूटी रहेगी। इस दौरान कोई तरकीब सोच ली जाएगी। चुनाचा वो खामोश हो गया। राजकुमार ने उसे जाने की इजाजत दे दी और फिर वो कमल की आगोश में बैठ गया। एक बात बताऊं कमल रानी? बताओ। मैंने पिताजी से शादी की बात की थी। ओहो अच्छा, कब? आज ही। क्या कहने लगे? बस तुम्हारे बारे में पूछते रहे। उनका ख्याल था कि मैं किसी राजकुमारी से शादी करता, मगर मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। बहरहाल प्रभुलाल के यहाँ वापसी के बाद कोई फैसला हो सकेगा। वो फौरन तैयार नहीं हुए थे, मुखालफत की थी उन्होंने, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं कमल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। ओहो, गोंदनी आहिस्ता से बोली, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कमल, ये काम तो मेरा है। संसार की कोई कुव्वत मुझे तुमसे विवाह करने से नहीं रोक सकेगी। मेरा मन डरता है राजकुमार। कमल, तुम्हें भगवान की सौगंध, कभी भूल कर भी इस ख्याल को मत दिल में मत लाना कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम अगर कहो तो मैं हर वचन को ठुकरा दूं, मैं यहाँ से ना जाऊं। नहीं कुमार, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, कमल ने जवाब दिया। और राजकुमार उसे मुतमिन करने के लिए बहुत सी बातें करता रहा, लेकिन गोंदनी के दिल में एक ख्याल बैठ गया था कि ये शूनत पाल ने उससे शादी की मुखालफत की है और उसके बाद अजीत पाल को किसी और जगह भेजा जा रहा है, और इस बात में कुछ गहराई जरूर है। ज़ैरक सौतीन औरत जमाने के नशीबो फराज समय हुए थी और वो जानती थी कि दुनिया से किस अंदाज में निमटना चाहिए। चुनाचा छोटी छोटी तसलियों से वो मुतमिन नहीं हो सकती थी। रह गई उसके मुतमिन होने की बात। तो तयशुदा अमर था कि ये शूनत पाल या अजीत पाल जैसे लोग गोंदनी के रास्ते कैसे काट सके। उसने तो बहुत कुछ किया था और बड़े बड़े खतरनाक दुश्मन उसके रास्ते में आ चुके थे। इन दुश्मनों को रास्ते से हटाना वो बखूबी जानती थी। राजकुमार अपने तौर पर उसे जो कुछ भी कहता रहा उसने तवज्जो नहीं दी थी, और वो तो अब इब्तदाई बातें सोच रही थी। जगराज ने जिस तरह जाने के लिए आमादगी की जाहिर की थी, उसे गोंदनी को खतरे का एहसास हो गया। अगर जगराज वाकई उसकी जुल्फ का असीर था तो जल्द उसे छोड़कर जाना कैसे चाहेगा, और इसका मतलब है कि वो गोंदनी के खतरे से आगाह हो चुका है। अब जान बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। मुमकिन है कि राजकुमार से सफर करते हुए वो उसे गोंदनी के बारे में तफसील भी सुना दे, इसलिए गोंदनी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने जगराज के बारे में फौरन ही फैसला कर लिया था। बड़ी ही ठंडी औरत थी और अपने दुश्मनों से निमटना अच्छी तरह जानती थी। शाम हुई तो अजीत पाल चला गया। जगराज के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगी और उसने वही लिबास पहना था और खुद को इतना हसीन और मासूम बना लिया था कि देखने वाला देखता रह जाए। फिर जब अंधेरा फैल गया तो जगराज आ गया। चोर चोर सा था, आंखों में एक अजीब सी कफियत हुई थी। गोंदनी ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसकी आंखों से सोते फूट रहे थे। जगराज, उसने सवाल किया। कुमारी जी, जगराज ने जवाब दिया। क्या बात है जगराज? कुछ नहीं कुमारी जी। कुछ कैसे नहीं जगराज, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो कुमारी जी, आपको कैसे ख्याल गुजरा? बस मुझे यूं लगता है जगराज, जैसे तुम भी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते, मगर कोई मजबूरी तुम्हें ले जा रही है, गोंदनी बोली। ओ हाँ, यही बात है कुमारी जी, भला तुम्हें छोड़कर जाने को किसका मन चाहेगा, तो फिर क्यों जा रहे हो? क्यों? हाँ,
हाँ कुमारी जी, मैंने अपने एक दोस्त को वचन दिया था। अजीब बात है जगराज, तुम सब ने एक दूसरे को वचन दे दिया है और मैं यहाँ तनहा रह जाऊंगी। जगराज, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे मन में किस कदर अंदर तक उतर गए हो। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, संसार के लिए हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक मोहब्बत करने वाली हूँ, तुम्हारी प्रेम का हूँ और इस सारे संसार में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। गोंदरी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। क्या तुम ठीक कह रही हो कमल कुमारी? जगराज ने पूछा। तो भला ये भी कोई झूठ बोलने की बात है? कहीं इंसान भला अपने आप से भी झूठ बोलता है? मैं तुम्हें अपने आप से जुदा तो नहीं समझती जगराज, गोंदरी ने कहा और जगराज डामाडोल होने लगा। लेकिन फिर उसे वो लोग याद आए जो मौत का शिकार हो चुके थे और एक बार फिर वो गोंदनी के जाल से निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसने अपने आप को संभाल लिया था। कुमारी जी, मैं सचमुच ना जाता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे जरूर आज्ञा देंगी। हाँ, देखो, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, बस मन में एक बात थी वो कह डाली। बल्कि अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर जाओ, ताकि जाने के बाद तुम मुझे जरूर याद करो और जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत पहले से भी बढ़ जाएगी। कुमारी जी, मैं तो डरता ही रहता हूँ, जगराज ने कहा। क्यों, किस बात से? अगर जीतपाल के मेरी मोहब्बत के बारे में इल्म हो गया तो मेरा क्या हशर होगा? जगराज ने खौफजदा लहजे में कहा। अजीतपाल, गोंदनी हंस पड़ी। अजीतपाल बड़ा ही बदनसीब इंसान है। उसने मुझे चाहा, मगर मन पर क्या किसी ने पहरे बिठाए हैं। मेरा मन तुम्हें चाहने लगा और मैं क्या करती, सभी तो मजबूर हूँ। हाँ कुमारी जी, मगर इस सिलसिले में होगा क्या? समय सबसे बड़ा साथी है, बड़े बड़े हल तलाश कर लिए जाते हैं गुजरते वक्त ने। और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अजीतपाल भी नहीं। और फिर जगराज, तुम्हें क्या जरूरत है कि हम संसार की निगाहों में इस कदर एक दूसरे से नजदीक महसूस हों जैसे चल रहे हों? चलने दो, अजीतपाल जब शादी के लिए जिद करेगा सो मैं देख लूंगी, गोंदरी ने कहा। और जगराज काफी हद तक मुतमिन हो गया। उसे यकीन हो गया कि कमल कुमारी को उसकी जात पर कोई शुबा नहीं, वरना वो ये सोच रहा था कि कहीं कमल इस बात का शुबा न कर बैठे वो कि अपनी मर्जी से जा रहा है। लेकिन शुक्र था कि कमल को ऐसी किसी बात पर शुबा नहीं हुआ। चुनाचा हस्बे मामूल वो जगराज से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगी और जगराज उसकी पुरसहर शख्सियत में गुम हो गया। जब सभी वो कमल के नजदीक होता सारे संसार को भूल जाता और इस समय भी उसके मन के सारे अंदेशे दूर हो गए और कमल की आगोश में लेटे हुए वो सोचने लगा कि क्या वो यहाँ से जाकर अच्छा कर रहा है। लेकिन अक्ल ने उसे सहारा दिया और उसे वो लोग नहीं भूलते थे जिन्हें लेकर वो यहाँ आया था। कमल ने किस तरह उनके कत्ल का इल्म देखा था और मुसर्रत से मुस्कुराती रही थी। ऐसी औरत कम खतरनाक नहीं होगी। यकीनन वो अंदर से बहुत कुछ है, वरना अजीतपाल के सिलसिले में वो इतनी मुतमिन ना होती। और उसे खौफनाक औरत से हर कीमत पर छुटकारा ही बेहतर है। चुनाचा वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहा और यूं लगा जैसे कमल उसकी मोहब्बत में गुम होकर सब कुछ भूल चुकी हो। तब उसने जगराज से चांदनी रात में चलने की ख्वाहिश की और जगराज उसके साथ बाहर निकल आया। नदी गनगनाती हुई बह रही थी, हवा साकत थी और माहौल बड़ा खूब ख्वाब आलूद हो गया था। जगराज कुमारी कमल के आगोश में सर रखकर लेट गया और उसकी आंखें सितारों पर टिकी हुई थी और ज़हन बहुत कुछ सोच रहा था। कमल उसके सर के बालों में उंगलियां फेर रही थी और जब जगराज पर नीम गनूदगी की सी कैफियत तारी होती जा रही थी तब कमल ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और जगराज को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन सोता जा रहा है और उसे ये आंखें दो बड़ी बड़ी कंदीलें महसूस हुई और इन कंदीलों की रोशनी अजीब सी थी, ऐसी अजीब के जहन को सुलाई देती और वो इन आंखों के सैर में डूबता चला गया और कंदीलें सिमटती चली गईं और अब वो नन्हे नन्हे नुक्ते रह गए जो चमक रहे थे और जगराज का जहन गहराइयों में सो चुका था। जगराज कमल की आवाज उभरी और वो खामोशी से उसे देखता रहा और कुछ ना बोला था। जगराज उठ जाओ, कमल ने कहा और जगराज उठकर बैठ गया। खड़े हो जाओ, जगराज और खामोशी से खड़ा हो गया। गोंदनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये सिर्फ उसका तजर्बा था। उसे यकीन था कि उसकी आंखों में भी सांप की सी कशिश होगी और जिस तरह सांप देखने वाले को मशहूर कर देता है मुमकिन है उसी तरह वो भी आंखों की कुव्वत को किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सके। चुनाचा वो अपने इस तजर्बे में कामयाब रही थी और वह जगराज उसके अहकामात की तामील कर रहा था
और वो खामोशी से खड़ा हुआ था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सो रहा हो। घूम जाओ जगराज, कमल ने कहा और जगराज घूम गया। कमल बेसाख्ता मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छा समय गुजरा है तुम्हारे साथ जगराज, और तुम्हारी वजह से मेरे मन की बहुत सी आशाएं पूरी हुई हैं। चुनाचा मैं अपने वजूद को तुम्हारे वजूद से मुनव्वर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जगराज के तुम मेरी जात से वाबस्ता रहो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मकाम दे रही हूँ। आओ मेरे नजदीक आ जाओ। और जगराज आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। बैठ जाओ जगराज। राजकुमारी के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती जा रही थी। उसका हुस्न खौफनाक हो गया था और आंखें अजीब से अंदाज में फैलती जा रही थी। होंठ सिकुड़ गए थे और वो एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई। तब उसने अपने खून आशाम दांत जगराज की तरफ बढ़ाए और चांदी सात के बाद जगराज का नरखरा उसके दांतों की गिरफ्त में था। जगराज अभी भी कोई मज़ाहमत नहीं की और वो तो बिल्कुल ही बेजान हो रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर तकलीफ के हल्के से आसार नमूदार हो गए। हाथ आहिस्ता आहिस्ता हिले, लेकिन उनमें मुदाखलत का कोई अंदाजा नहीं था। बस वो हिल रहे थे और उनमें तशन्नुद पैदा हो रहा था। यहाँ तक कि गोंदनी ने जगराज के अपने पूरे दांत प्यूसत कर दिए उसके नरखरे में और वो उसका खून पी रही थी और जगराज की आंखें बंद होती जा रही थी। गोंदनी की वहशत बढ़ती गई। उसने नरखरे को दांतों से उधेड़ दिया और उसे चबाने लगी। फिर उसने जगराज के पुरगोश्त मकामात पर जगह जगह दांत मारे। जहर ने जगराज की वही कैफियत जो उसके शिकार की आम लोगों को हुआ करती थी। ज़ाहिर है कि उसके अंदर कोई खास बात तो थी नहीं। चुनाचाई थोड़ी ही देर के बाद जगराज मौत के गोश्त में पहुंच गया। गोंदनी के खून आलूद दांत उसके गोश्त को चबा रहे थे और वो एक अजीब तर्द सुकून महसूस कर रही थी। फिर ये नुची हुई भयानक लाश जिसका जिस्म अब गलने का अमल शुरू हो गया था, गोंदनी के लिए बेकार हो गई और उसने उसे घसीटा और नदी के किनारे ले गई। उसने इंतहाई कुव्वत सिर्फ करके उसे उठाया और नदी में एक छपाका हुआ। जगराज की लाश तेजी से बहती हुई आगे बढ़ गई थी। उसका भी वही हशर हुआ था जो कलाब हल आने वाले दूसरे बहुत सौ का हुआ था। खून अशाम नागन बेहद सुकून महसूस कर रही थी। जल्दी जल्दी उसे अपनी मनपसंद गिज़ा मिली थी और उस पर वो मसरूर थी। देर तक उसके चेहरे पर वही खौफनाक कैफियत थी और उसके होंठों से खून के कतरे टपक रहे थे। इस लम्हे अगर कोई उसे देख लेता तो शायद खौफ के मारे मर जाता। अफसोस उसे देखने वाला चांद के सिवा कोई न था और चांद जल्दी जल्दी अपना रास्ता तय कर रहा था ताकि इस खौफनाक मंजर को पीछे छोड़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता कमल का चेहरा मामूल पर आ गया और थोड़ी देर के बाद वो पुरसकून हो गई। उसने अपना मुंह साफ किया जिसमें जगह जगह खून लगा हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ आ गई। महल में आकर उसने मुंह हाथ धोया और लिबास बदल कर सुकून की गहरी नींद सो गई। अजीत पाल से दूसरे दिन ही मुलाकात हुई। वो जाने के लिए तैयार था और याजा यशुनत ने न जाने क्यों उसके जाने के लिए काफी जल्दबाजी की थी और उसने हुक्म किया कि अजीत पाल आज ही चला जाए। चुनाचा अजीत पाल सुस्त सा कमल के पास पहुंचा था। आज ही जाना है कमल रानी, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे ताज्जुब है अजीत पाल, किस बात पर कमल? यही कि तुम राजा होकर ऐसे छोटे दिल की बात कर रहे हो। जाओ, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और उसमें परेशान होने की क्या बात है। नहीं कमल कुमारी, मैं परेशान नहीं, बस यूं ही तुम्हारा ख्याल आ जाता है। अरे हाँ जगराज क्या वापस आ चला गया? राजपाल ने पूछा। रात ही को चला गया था। क्या मतलब? कहने लगा कि अभी उसे कुछ और काम करने हैं। अगर मैं बुरा ना मानूं तो वो चला जाए और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ओहो पता नहीं, खैर पहुंच गया होगा, मैं देख लूंगा और अब तुमसे मिलने आया हूँ। कमल अभी वापस जाना है और आज मैं जा रहा हूँ। अब वापसी के बाद जल्दी मुलाकात हो सकेगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, कमल ने कहा और अजीत पाल ने पहली बार आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया। कमल ने कोई एतराज ना किया था, अलबत्ता उसने अपनी सांस रोक लिया था और अगर उसकी सांस अजीत पाल की सांसों से हम आहंग हो जाती तो फिर शायद अजीत पाल इस सफर पर नहीं जा सकता था। वो यकीनी तौर पर बेहोश हो जाता या बीमार पड़ जाता। चुनाचा ऐसे किसी शख्स को अपनी जहरीली सांसों से बचाना जरूरी था जिसके लिए फौरी तौर पर कोई प्रोग्राम ना हो। तब अजीत पाल वापस चला गया और गोंदनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मज़का खेज अंदाज में अपने शिकार को जाते हुए देख रही थी जिसकी बारी एक न एक दिन आने वाली थी।
और ये हकीकत है कि यशोनत पाल राजकुमार अजीत पाल की बात सुनकर परेशान हो गया था। वो बड़े खौफजदा अंदाज में सोच रहा था कि इतनी बड़ी राजधानी का होने वाला राजा एक सपेरन से शादी करेगा। सारा संसार क्या कहेगा। राजाओं के लिए यूं तो प्रजा की हर औरत हलाल होती है जिसकी तरफ निगाह भरकर देखें और उस पर फर्ज आयद हो जाता है कि वो उनके चरणों में पहुंच जाए, लेकिन होने वाली रानी राजधानी को राजा देती है। चुनाचा उनका खून और उनकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। भला एक सपेरन इस काबिल कहाँ होती है कि उसे ये इज्जत ये मकाम बख्शा जाए। लेकिन अजीत पाल की जिद से सभी वो वाकिफ था। अजीत पाल हर कीमत पर वही करता था जो उसके दिल में होता, और इस वक्त भी उसकी जिद से यही अंदाजा होता था कि वो आसानी से बाज नहीं आएगा। चुनाचा उसने सबसे पहली तरकीब तो यही की थी कि अजीत पाल को प्रभुलाल की राजधानी भेज दिया जाए, और उसने प्रभुलाल के लिए एक खत भी अपने खास आदमी को दे दिया था जिसमें लिखा था कि अजीत पाल को ज्यादा दिन तक रोकने की कोशिश करे। प्रभुलाल उसका गहरा दोस्त था, इसलिए उसे यकीन था कि वह यशोनत पाल की मर्जी के मुताबिक वही करेगा। बहरहाल अजीत पाल चला गया, और जब यशोनत पाल सोच रहा था कि खुद उसे क्या करना चाहिए, वो उस नादक काम में अपने किसी आदमी से मशवरा भी नहीं करना चाहता था। लेकिन बिल आखिर उसने दीवाने किरण दास को मशवरे के लिए बुला ही लिया। किरण दास जी, एक इस वक्त बड़ी घटना आन पड़ी है। घटना? क्या घटना है महाराज? एक ऐसी अहम बात जिसे हम सबसे छुपाना चाहते हैं, मगर तुमसे छुपाए नहीं बिनती। तुम ही हमें कोई मशवरा दे सकते हो। किरण दास सेवक है महाराज, हुक्म दें। अजीत पाल को एक सपेरन से प्रेम हो गया है। कौन सपेरन है वो? तुम्हें याद होगा कि जिन दिनों अजीत पाल की सेहत का जश्न हो रहा था, एक अजीबोगरीब सपेरा एक गठरी लिए आया था, और फिर उस गठरी से एक खूबसूरत लड़की बरामद हुई थी। ओ हाँ महाराज, याद है। किरण दास चौंक कर बोला। वो उसके प्रेम में डूब गया, और उसने उसे कला महल में रखा हुआ है। परेशानी ये है कि वो उसे वबा करना चाहता है। कोई सपेरन कलबंदी की रानी कैसे बन सकती है? वो आपने समझाने की कोशिश नहीं की। जवानी की हिट है और उसमें समझने की गुंजाइश कहाँ होती है। मान कर नहीं दिया इसने, मैंने सोचने की मोहलत मांगी है। पर महाराज, किरण दास ने सवाल किया। जाहिर है कि किरण दास सपेरन कलबंदी की तकदीर का मालक नहीं बनाया जा सकता। कोई उपाय करना होगा। मैंने इसीलिए राजकुमार को प्रभुलाल के पास भेजा है ताकि उसके पीछे काम करने का मौका मिल जाए। सपेरन कहाँ है महाराज? किरण दास ने पूछा। किला महल में। ओह, तो फिर आप उससे क्यों ना बात करें? मैं भी सोच रहा हूँ किरण दास, मगर उससे बात कैसे की जाए? सीधी सी बात है महाराज, सपेरन दौलत के चक्कर में होगी। पहले हम उसे दौलत पेश करेंगे और उसके बाद उसे धमकियां देंगे। कोशिश करेंगे कि वो खुद ही अजीत बात को मना कर दे और उसका दिल तोड़ दे। आसान बात नहीं होगी किरण दास, लेकिन उस तरकीब के अलावा और क्या तरकीब समझ में नहीं आती, यशोनत पाल ने कहा, और दोनों सोच में डूब गए। बिल्कुल महाराज, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तब फिर तुम मेरे साथ खामोशी से किला महल चलो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, जब आप हुक्म दें। जबकि आज शाम को यशोनत पाल ने कहा, और किरण दास ने गर्दन हिला दी। वो दोनों आने वाले वक्त के बारे में फैसला कर चुके थे। शाम को जब सूर्य डूबा तो किरण दास और यशोनत पाल किला महल की जानब चल पड़े। उन्होंने किसी को सुनगुन नहीं दी थी और आम आदमियों का भेष बदलकर किला महल पहुंचे। जब वो किला महल पहुंचे तो पहरेदारों ने देखकर हक्का बक्का रह गए। यशोनत पाल और किरण दास को साफ पहचान लिया गया। सुनो, तुम लोग सदा के लिए अपनी जुबानें बंद रखोगे। अगर किसी को भी पता चल गया कि महाराज और मैं यहाँ आए थे, तो याद रखो तुम्हारी जुबानें गद्दी से खंचलवा ली जाएंगी। इस बात को समझ गए अच्छी तरह, किरण दास ने पहरेदार से कहा, और उन्होंने खौफजदा अंदाज में गर्दनें हिला दी। नहीं महाराज, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, वो लड़की यहाँ मौजूद है। कंवल कुमारी महाराज? पहरेदारों ने सवाल किया। हाँ, यशोनत पाल ने बिला वजह गर्दन हिला दी। हालांकि उसे सपेरन का नाम मालूम नहीं था, और फिर वो कंवल कुमारी को तलाश करते हुए उस तक पहुंच गए। खूबसूरत कमरे में खूबसूरत चप्पड़ कट पर कमल जिस अंदाज में दराज थी, उसे देखकर महाराज यशोनत पाल राजकुमारी की बेनगाह बिनाही पर उन्हें यकीन आ गया। इस पीकरे हुस्न को देखकर कौन अपना ज़हन काबू में रख सकता था। हालांकि यशोनत पाल गलत इंसान नहीं था। उसकी बीवी को मरे हुए भी काफी दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसके बाद उसने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो उम्र के उस हिस्से में था जहाँ जवानी उमंगे गहरे नींद हो जाती हैं, लेकिन इस लड़की को देखकर जागने लगी थी।
कमल कुमारी ने उन्हें देखा और सीधी होकर बैठ गई और उसकी आंखों में न जाने कैसा नशा था जिसमें वो दोनों बेखुद कर दिया। आप लोग कौन हैं? और उसने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। किरण दास ने लड़की से बोला, मगर ये कुमार यहाँ मौजूद नहीं है, क्या आप उनसे मिलने आए हैं? लड़की, तुम महाराज यशोनत पाल को नहीं पहचानती? कलबंदी के राजा यशोनत पाल हैं, किरण दास ने कहा और वो कांपने लगी। फिर वो दोनों हाथ जोड़ कर झुक गई। आराम से बैठ जाओ लड़की, तुम्हारा नाम कमल है? पाल ने पूछा। हाँ महाराज। वो बैठ गई। अजीत पाल तुम्हारा प्रेमी है? हाँ महाराज। क्या तुम उसे बहुत चाहती हो? हाँ महाराज, वो मासूमियत से बोली। उसका सबूत? यशोनत पाल गिरफ्त लहजे में बोला। सबूत तो कोई नहीं है महाराज। तुम्हारे घर के दूसरे लोग कहाँ हैं? हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो हमेशा से अकेले हैं। वो सपेरा कौन था जिसने तुम्हें रक्स पेश किया था? और हम उसे भी नहीं जानते। हम तो कुछ भी नहीं जानते, वो रोहासी अंदाज में बोली। यहाँ कैसे आई? कुमार कह रहे थे कि हम पानी में बह रहे थे और उन्होंने हमें निकाल लिया। तो ये बात है। लड़की, सच बताओ, क्या चाहती हो? दौलत या सल्तनत? कौन सी चीज में तुम्हें दिलचस्पी है? यशोनत पाल ने उसे घूरते हुए कहा। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए महाराज, हमने कुछ भी नहीं मांगा, उसने जवाब दिया। लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इतना कुछ कि तुम सारा जीवन ऐश करो। कितनी दौलत चाहिए? रानी बनना चाहती हूँ, यशोनत पाल तन से बोले। हम नहीं चाहते, कुमार चाहते हैं। वो बेवकूफ हैं। एक सपेरन रानी कैसे बन सकती है? तुमने ये नहीं सोचा? बन सकती है महाराज, मगर हम आपको ये बात अकेले में बताएंगे। दीवान जी को बाहर भेज दे। कमल पहली बार मुस्कुराई। वो रियासत के दीवान हैं, जो कहना चाहती हो उनके सामने कहो। जो कुछ कहना चाहती हूँ वो अकेले में ही कह सकती हूँ। वो पुर इसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। यशोनत पाल किरण दास की तरफ देखने लगा। जैसे आप पसंद करें महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? कमल ने पूछा। तुम यहाँ कला महल में आराम करो, हम बहुत जल्द तुम्हें राजमहल बुलवा लेंगे, यशोनत पाल ने कहा और फिर किरण दास के साथ बाहर निकल आया। किरण दास के उन जुमलों पर हैरत बहुत हुई थी। फिर वापस से आते हुए रास्ते में उसने पूछा, क्या वो जाने पर तैयार है महाराज? नहीं, लेकिन किरण दास, तुमने उसके हुस्न देखा? क्या वो महलों की रानी बनने के काबिल नहीं? यशोनत पाल अजीब से लहजे में बोला। हुस्न की बात दूसरी है महाराज, पर हम किसी सपेरन को रानी नहीं बना सकते। क्यों? क्या वो इंसान नहीं? यशोनत पाल बोला। किरण दास उछल पड़ा। क्या मतलब महाराज? और उसने सरसराती आवाज में पूछा। हम उसे रानी बनाएंगे किरण दास, वो इस काबिल है। रह गई सपेरन की बात, तो सपेरन की हैसियत से उसे कौन जानता है? हो तो आपने उसकी बात मान ली। हाँ, हम उसे जरूर रानी बनाएंगे, मगर महाराज ये अच्छा ना होगा, आप सोच लें। राजा हम हैं या तुम किरण दास? फैसला हमें करना है या तुम्हें? यशोनत पाल ने किसी कदर गुस्से में कहा और किरण दास खामोश हो गया। सपेरन की हैसियत से उसे बहुत कम लोग जानते हैं। तुम यूं करो किरण दास, किसी मौजूद आदमी को इस बात पर तैयार करो कि वो अपनी बेटी बनाकर उसे अपने पास रख ले। हम यही मशवरा देंगे कि वो किसी ऊंचे घराने की बेटी है, बस उसके बाद जो आ गया महाराज, किरण दास ने कहा और वो खामोश हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कमल ने कौन सी ऐसी बात कही जिसने यशोनत पाल को एकदम तैयार कर दिया। वो बेचारा क्या जानता था कि हसीन नागिन ने अपना पुराना खेल फिर शुरू कर दिया, ऐसा बेहनक जो तबाही फैलाता है। कलविंदी की तकदीरें भी स्याही में डूब गई थीं, बल्कि उसी दिन डूब गई थी जब एक खौफनाक बला ने यहाँ कदम रखा था। किरण दास के फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि ये सारा खेल ही बदल गया है। उसे तो आखिर तक ये बात नहीं मालूम हो सकी, लेकिन वो हैरान जरूर था। लेकिन राजाओं के फैसले बदलना मुश्किल भी होता है। दूसरी तरफ यशोनत पाल का हुलिया बदलने लगा। संजीदगी की जो अलामतें थी वो तेजी से खत्म होने लगी और वो फिर से जवान बनने की कोशिशों में मसरूफ हो गया। इस दौरान वो 2-3 बार कला महल में गया था, लेकिन तनहा। किरण दास को भी साथ नहीं ले गया था। चौथे दिन कमल कुमारी राजमहल आ गई और उसके लिए महल को खूब आरास्ता किया गया। कनीजें बदल दी गईं और बड़ा एहतमाम हो रहा था। फिर 5-6 दिन के बाद एक दिन राजा यशोनत पाल ने किरण दास को अपने पास बुला लिया। तुम क्या कर रहे हो किरण दास? किस बारे में महाराज? मैंने तुमसे एक बात कही थी, किसी ऐसे इंसान की तलाश जो उसे अपनी बेटी बनाकर पास रख ले। मैंने ये काम कर लिया है महाराज। वो कौन है? स्वामी कृष्ण पाल, खरे ब्राह्मण हैं। ओहो, मान गए वो? कुछ कहा तो नहीं? राजा खुश होकर बोला। आपका हुक्म था, कुछ कहने की मजाल हो सकती है उसकी।
किरणदास ने कहा, ठीक है, तो फिर कमल को कब वहां पहुंचाओगे? जब आप हुक्म दें महाराज। जितनी जल्दी मुमकिन हो ये काम करो। हम चाहते हैं कि राजकुमार अजीत पाल के आने से पहले ये काम हो जाए। जो आगे महाराज, किरणदास ने कहा। इसके अलावा तुम्हें दूसरी तैयारियां भी करनी है। लोग सोचेंगे तो ही सही कि महाराज यशोनत पाल को बुढ़ापे में शादी की सूझी, पर किरणदास न जाने हमें क्या हो गया है। हमें यूं लगता है जैसे अब हम कमल के बगैर जिंदा न रह सकेंगे। किरणदास के होश उड़ गए थे और वह फटी फटी आंखों से यशोनत पाल को देख रहा था। फिर वह घुटे घुटे लहजे में बोला, मैं नहीं समझा महाराज। कोई हर्ज नहीं है महाराज, मैं बाहर चला जाता हूँ। मुमकिन है कि कोई काम की बात हो जाए, दीवान किरणदास ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। फिर जब वो बाहर निकल गया तो राजा यशोनत पाल ने करख्त निगाहों से कमल कुमारी को देखा। क्यों, क्या कहना चाहती थी तुम तन्हाई में? उसने पूछा। महाराज, अभी आपने ये बात कही थी कि एक सपेरन किसी रियासत की राजकुमारी नहीं बन सकती। मेरा ख्याल है कि आप ये बात दुरुस्त नहीं थी। क्यों दुरुस्त नहीं थी? यशोनत पाल ने उसे घूरते हुए कहा और कमल कुमारी उठकर उसके नजदीक पहुंच गई। उसकी पुरसहर आंखें यशोनत पाल की आंखों में डाल दी और अचानक यशोनत पाल को एक झटका सा लगा। उसने अपनी निगाहें कमल की हसीन आंखों से हटाने की कोशिश की, लेकिन यूं लगता था जैसे उसकी कोई कोशिश उसके अपने बस में ना हो और वो अपनी निगाहों के चेहरे से नहीं हटा सका। और फिर पुर इसरार गैर मरी जंजीरें उसकी आंखों को अपनी गिरफ्त में जकड़े रहीं और उसका जहन सोता जा रहा था। क्यों महाराज, कैसी हूं मैं? कंवल ने पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ कहा। और तुम? यशोनत पाल भराई हुई आवाज में बोला। आप तो मुझे पसंद करते हैं महाराज, जान वारते हैं आप मुझ पर। सारे संसार में इस वक्त आपकी मुझ से ज्यादा अजीज कोई शय नहीं। आप मेरे लिए यह हुकूमत, ये दरबार सब को छोड़ सकते हैं। आप मुझे बेहद चाहते हैं महाराज, क्या आप मुझे नहीं चाहते?